So hi, hello student, how are you today? Myself Vishal, and today we will study about the electric field. So what is electric field? Okay, so let's start. So first of all, अब तक हमने जो पढ़ा था दैट मीन्स कि स्टार्टिंग से हमने जो देखा कि चार्ज के बारे में स्टडी की, फिर उसके बाद चार्ज के फोर्स के बारे में स्टडी की, वो किसके थ्रू किया? तो वो कूलॉम्स लॉ के थ्रू किया। तो हमने देखा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो फोर्स किस टाइप का फोर्स था। दैट मीन्स कि वो जो फोर्स था वो फील्ड टाइप का था या कॉन्टैक्ट टाइप का था, है ना। तो हमने देखा था ना कि वो जो फोर्स था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो क्या था? फील्ड टाइप का फोर्स था। और फील्ड टाइप क्या होता है? दैट मीन्स कि जो क्या हो अपना इफेक्ट बाहर दे दे बिना किसी कॉन्टैक्ट के, है ना। तो जैसे हम बात करते हैं तो आपने फील्ड के बारे में कहानी जानते हो। दैट मीन्स कि फील्ड का टर्म कुछ ना कुछ आइडिया आप जानते हो। क्लास 11th में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो भी एक कैसा फोर्स था? फील्ड टाइप का फोर्स है ना। अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ के चारों तरफ, दैट मीन्स कि अर्थ मान लो एक हम जानते हैं ना स्फीयर है। दैट मीन्स कि अर्थ का एक रीजन है, उस रीजन में अगर कोई भी पार्टिकल है जिसके पास मास है तो अर्थ उसको क्या करती है? अट्रैक्ट कर लेती है। मान लो कि अगर हमने कोई भी चीज़ ऊपर थ्रो किया, जैसे ऊपर से नीचे आ गया, तो क्यों आया है? क्योंकि अर्थ उस पार्टिकल को अपनी तरफ एक फोर्स के साथ खींच रही है, जिसको बोलते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे, ठीक है ना। तो ये नहीं था कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये होगा तब भी फोर्स एक्ट करेगा, ये मतलब इसके होने से ना होने से अर्थ की फोर्स पे, अर्थ की फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये कहानी थी ना, हमने देखा कि फील्ड का टर्म होता है। तो क्या ऐसे ही ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है? सो लेट्स सी। तो हमने ये भी देखा था कि हाँ ये इस तरीके का फोर्स होता है। अब ये इस तरीके का जब फोर्स है तो इसकी फील्ड की वैल्यू क्या होगी, है ना। दैट मीन्स कि इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उसको हम देखेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार। तो हमने माना एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे Q, कैपिटल Q, ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज। इससे हमें देखो एक हमने दूसरा पॉइंट चार्ज रखा यहाँ से, जो इससे R डिस्टेंस क्या है? दूर है, और इसको हमने यहाँ पे मान लिया Q0, ठीक है। या मान लो Q0 ना रखो, अभी Q रखते हैं इसको, ठीक है ना। Q रखा। जब यहाँ पे अभी ये भी मान लो क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। जब इसके ऊपर हम जब यहाँ पे रखेंगे तो हमने देखा ना कि इस चार्ज के थ्रू इसके ऊपर फोर्स लगने लगी, और वो फोर्स किधर थी? इस साइड में होगी, ठीक है। इसमें तो बताने की कोई जरूरत नहीं है कि उस फोर्स क्या होगी, लाइन अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम। ये फोर्स ऐसे लगी, ठीक है। हमने यहाँ पे भी रखा, मान लिया कि उसी चार्ज को फिर हमने यहाँ पे रखा तो फोर्स कैसे लगी? ऐसे लगी, ठीक है। हमने यहाँ रखा तो देखा कि फोर्स कैसे लग रही है? ऐसे लग रही है, ठीक है। मतलब इसके चारों तरफ मान लो यहाँ रखा हमने, तभी भी देख रहे हैं कि फोर्स किधर लग रही है? इधर लग रही है। हमने ये देखा कि जो ये पार्टिकल है ना, जो हमारा कैपिटल Q है, उसके अगल बगल चारों तरफ कहीं भी हम कोई भी चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं तो उसके ऊपर क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। इसका मतलब क्या होगा ना कि उस कैपिटल Q जो पॉइंट चार्ज है उसका एक क्या है? रीजन है, एक क्या है? फील्ड है। उस फील्ड में अगर कोई भी चार्ज लेके आ रहा है तो वो जो चार्ज क्या फील कर रहा है? एक फोर्स फील कर रहा है। उसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जो क्या कर रहा है, जो पार्टिकल फील कर रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? अब देखते हैं। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं इसके सराउंडिंग में, दैट मीन्स कि हाँ वो लिखा है ना, आपने देखा कि स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंसेस कैन बी फेल्ड बाई अदर चार्ज पार्टिकल। कह रहा है उसके जो इन्फ्लुएंसेस है किसके थ्रू फील कर जाए? दूसरे चार्ज के थ्रू फील किया जाए, वही आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अब इसकी जो फील्ड है, अब फील्ड नाम का टर्म क्या है? फील्ड नाम का टर्म हमने देखा था आई थिंक कि फील्ड में क्या होता है, जैसे हम मान लो मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट देखते हो ना कि अगर क्या होगा, सेम पोलैरिटी होगी तो जब पास मिला होगा तो दूर से क्या करेंगे? उसको रिपेल कर देंगे। तो हमने देखा ना कहीं मैग्नेट की फोर्स, कहीं ना कहीं हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे हमने यहाँ पे इसको रिलीज करते तो कहाँ आता है? नीचे आता है। ये सब क्या थे? आपके फील्ड टाइप के थे। जैसे ही चार्ज की बात करें तो चार्ज भी तो क्या है? ये भी तो फील्ड किस टाइप का फोर्स है? फील्ड टाइप का फोर्स है। तो सही सी बात है, जब फील्ड टाइप का फोर्स होगा तो इसकी क्या होगी? इस चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल क्या होगी? एक फील्ड भी होगी। उस फील्ड को कैसे मेजर करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया हमने सोर्स चार्ज। क्या मान लिया इसको? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्यों हमने माना इसको? क्योंकि हमें इसी की फील्ड को मेजर करना है कि इसकी फील्ड बताइए कि कितनी है और किस जगह पे इसकी फील्ड कितनी होगी और उस फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने इसको लाया, इसको मानते हैं
टेस्ट चार्ज। क्या मान लिया इसको? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमने इसको क्यों बोला? ताकि ये टेस्ट मतलब क्या कि ये किसी भी चार्ज पार्टिकल की फीड को टेस्ट करेगा, बताएगा कि उस जगह कितनी इसकी फीड है। क्लियर हुआ? सो दैट्स वाई इनके हम नाम ऐसे रख दिए। ठीक है, तो अब हम टेस्ट चार्ज को तो डिनोट करते हैं स्पेशल, हमने इसको क्यू नॉट से नाम दे दिया। क्लियर हुआ? अब देखिए, तो हमने देखा ना कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इसके ऊपर दैट मीन्स कि इसके ऊपर क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लगती है। उस फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर, ये हम जानते थे। अब फीड क्या होती है? अब फीड की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप? फीड क्या होता है? तो फीड को हम कैसे बताएंगे? देखिए, तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक हमारा सोर्स चार्ज है, मान लो इसको हमने क्या मान लिया? सोर्स चार्ज मान लिया। ठीक है, और इस सोर्स चार्ज के पास हमने कोई एक टेस्ट चार्ज लेके आया। जब टेस्ट चार्ज लेके आया तो देखा कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रही है ना? इस फोर्स लग रही है। हमने देखा यहाँ ये फोर्स यहाँ भी लग रही है, 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 मतलब कि चारों तरफ इसके सराउंडिंग में जो फोर्स लग रही है इसको लग रही है। तो हमने देखा कि इस फोर्स की जो वैल्यू है दूर जाने पे क्या हो रही है? कम हो रही है, और नजदीक आने पे क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। दैट मीन्स कि अगर हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी कहीं ना कहीं जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी किस पे डिपेंड करिए? इन पे डिपेंड करिए। तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए दैट मीन्स कि अगर हम इसको फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फीड समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देखा कि हाँ ये फील्ड लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है तो हमने देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है आपकी, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने बोला ना कि ये जो पार्टिकल है ये कितना फोर्स फील कर रहा है अपने पर यूनिट चार्ज के ऊपर, वही उसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। है समझ में? फिर से दैट मीन्स कि ये मान लो छोटा सा चार्ज था, टेस्ट चार्ज था, मतलब ये कितना इसके थ्रू फोर्स, मतलब इस वाले चार्ज के थ्रू कितना फोर्स ये फील कर रहा है, वही इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। है समझ में? अब देखिए इधर, तो यहाँ पे देखिए टेस्ट चार्ज था, इसके थ्रू कितना फोर्स फील किया? इसके थ्रू, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे वो लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज, मतलब कि जिस पे हमें मेजर करना है उस पे। ठीक है ना? क्लियर हुआ? इसको यहां देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट, दैट मीन्स कि फोर्स पर यूनिट। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको हमने ऐसे लिखा। ये हमारी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो फोर्स क्या था आपका? के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा? कैंसिल। तो आपको मिला यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू आपको क्यू नॉट तो कट गया आपका, बचा आपका आर। ये आपकी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। आया समझ में? सर इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसकी कैसे बता सकते हैं? ये तो हमने देखा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा है ना कि दोनों चार्ज पार्टिकल की जो बीच की जो फोर्स होती है वो बराबर होती है। जब चार्ज पार्टिकल की फोर्स बराबर होगी तो ये जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स क्या लगाएगा? इसके ऊपर भी लगाएगा ना। तो जब सर ये लगाएगा तो ये भी तो इसकी अपनी भी तो खुद की एक फील्ड होगी, इसका भी तो खुद का एक फील्ड होगा, जाहिर सी बात होगा। ये हर एक चार्ज के बारे में होगा। तो हमने इसीलिए इसका नाम दिया है टेस्ट चार्ज। अब हम बात करते हैं कि थोड़ी सी बात करते हैं कि व्हाट इज टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो टेस्ट चार्ज ये बेसिकली होता है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी सोर्स चार्ज। ये बेसिकली फॉर टेस्ट के लिए होता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी किस जगह पे कितनी है। क्लियर? अब देखें, तो हमने ये भी देखा था ना। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज होगा बहुत ही स्मॉल, दैट मीन्स कि नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। स्मॉल इतना छोटा होगा कि ये बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं इसको। ठीक है ना? छोटा सा चार्ज। ठीक है, जिसकी, और जब छोटा सा चार्ज होगा तो इसकी फील्ड क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी।
जब इसकी कोई जो फीड ही नहीं होगी तो क्या कर सकते हैं, इसको हम यूज़, दैट मीन्स इसको यूज़ कर सकते हैं कि ये टेस्ट चार्ज है, हम इसको यूज़ करके हम किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ, जो उसकी फीड कितनी है। ठीक है, तो ये कहानी थी, और इसकी फीड क्या होगी, बहुत छोटी सी फीड होगी, दैट मीन्स कि नेग्लिजिबल होगी। क्लियर, ये हमारी टेस्ट चार्ज की क्या होती है, कहानी होती है। समझ में आया। और एक और बात होती है कि टेस्ट चार्ज हमने देखा था, आई थिंक हमने टेस्ट चार्ज की बात पहले भी कर रखी थी कि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो ये कहानी थी इतनी। अब हम बात करते हैं कि जब तो इसका लिखने का, जब बहुत छोटा होता है ना, जब यहाँ पे जब बहुत छोटी क्वांटिटी हो गई तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, दैट मीन्स अब हमें क्या होगी, अब इसकी एक तो इसको लिखने का जो हमारे पास तरीका है, जो एनसीईआरटी में लिखा आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए तो यहाँ पे लिखा है लिमिट, जिसमें क्या किसको अप्रोच कर रहा है, चार्ज, जो टेस्ट चार्ज किसको अप्रोच कर रहा है, इतना छोटा कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट Q नॉट टेंस टू 0, और किस में, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिली थी कि क्या थी, KQ/R², ये हमारा। ठीक है, आया था समझे, इसको नोट कर लीजिए। तो हमने देखा ना कि ये जैसे मान लो कि हमारा सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जब टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो देखा जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, इस केस में थी। क्या ज़रूरी है, ठीक है, अभी देखते हैं। और मान लिया कि ये मान लो नेगेटिव है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आए, तो कैसा फील्ड किधर हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज के थ्रू, देखा ना कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर है, तो फीड भी किधर है, इसकी आउटवर्ड में है, दैट मीन्स कि ये बाहर की तरफ फीड है। पॉजिटिव वाली किधर फीड है, बाहर की तरफ फीड है। ठीक है, पॉजिटिव वाले देखो इधर एरो क्या बता रहा है आपका, दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड है ना, दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज फीड विल बी रेडियली आउटवर्ड। क्लियर। दूसरा कह रहा है दैट मीन्स कि दूसरा क्या कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज की जो फीड होगी वो किधर होगी, तो वो होती है रेडियली इनवर्ड, दैट मीन्स यहाँ पे अंदर की तरफ होगी, रेडियली इनवर्ड। क्लियर, ठीक है। सो क्या जरूरी है कि जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही आपकी क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन हो, जरूरी है। बोलिए, देखते हैं अभी। ठीक है ना, देखिए जैसे मान लिया कि ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन है, ये फील्ड किधर है, इस साइड में। यहां पे हमने मान लो कोई छोटा सा चार्ज लेके आए, क्लियर, इसके ऊपर फोर्स किधर लग रही है, ऐसे लग रही है। दूसरी हम बात करें कि फील्ड ऐसी है, दूसरी कैसी है, ऐसी है, और इसको हम बात करें यहां पे फील्ड, और यहां पे हमने लेके आए नेगेटिव। अब इसके ऊपर फोर्स की वजह किधर लगेगी, फील्ड इस साइड में, फोर्स किधर होगा, कोई डाउट है क्या, कैसे हो गया। अरे देखो यहां पे कोई ना कोई एक पॉजिटिव चार्ज होगा ना जिसकी फील्ड किधर है, रेडियली आउटवर्ड की तरफ है ना। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड की तरफ है। जब हमने नेगेटिव लेके आए तो फील्ड किधर है इसकी, यहां पे फील्ड पॉजिटिव वाला किधर है, लेकिन उसको खींच किधर रहा है, इस साइड में खींच रहा है। ठीक है ना, तो आपसे पूछ दे, मान लो कि आपको पूछ दे कि जो फोर्स, जो मान लो कि एक यूनिफॉर्म फील्ड देती और पूछ दिया है कि उस यूनिफॉर्म फील्ड में एक चार्ज रख दिया, कोई चार्ज पार्टिकल, पूछ दिया कि बताइए कि उस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हमने अभी जस्ट देखा था ना कि फील्ड इज इक्वल्स टू क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या इसको, Q इंटू, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, कहानी समझ में आ गई कैसे हुआ। ठीक है, अब देखें, अब ये फील्ड हमने देख लिया कि फील्ड की इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। अब फील्ड है तो इसकी यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी आपकी क्या था आपका, फील्ड इज इक्वल्स टू क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अगर हम लिखें यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और ये नीचे क्या होगा, कूलम। तो यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी होगी इसकी, डायमेंशन लिखोगे तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है,
तो ये होती है आपकी mL-T-2 और चार्ज की क्या होगी, तो ये होता है ना आपका चार्ज, अरे I इज इक्वल टू होता है आपका Q/T, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा आपका I इंटू टी, और I की यूनिट क्या होती है एम्पियर, और T फॉर टाइम। ठीक है, तो डायमेंशन यहाँ पे रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, दैट मीन्स कि mL-T-2 AT, इसको ऊपर लेके रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका mL-T-3 A-1, ये इसकी हो गई क्या हो गई आपकी डायमेंशन हो गई। क्लियर हुआ, तो इतना बेसिक चीज़ें समझ में आई, ये थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। तो अब हम बात करते हैं दैट मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब आइसोलेटेड मतलब क्या होगा, जिसका किसी और से मतलब ना हो, वही हमारा क्या होता है आइसोलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक हमारा सोर्स चार्ज है कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q। ठीक है, एक R डिस्टेंस दूर, दैट मीन्स कि R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है जिस पे हमने रखा है एक Q0 टेस्ट चार्ज रखा है। जिस पे हमें क्या फाइंड करना है, इस टेस्ट चार्ज को ना भी लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, जिस जगह पे हमें क्या फाइंड, इसको रख ही देते हैं, क्या फाइंड करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं ना कि हमने देखा कि इसके ऊपर फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स, तो हमने देखा कि Q0 कैपिटल Q/R का, ये लगता है ना, और ये सॉरी इसको लिखे हम, तो यहाँ पे लिखे हुए R यूनिट वेक्टर। क्लियर ना, यहाँ पे हम इसको वेक्टर फॉर्म भी में इसको भी लिख सकते हैं। ये हमारी फोर्स केवल होती है, ये R क्या होती है, दैट मीन्स कि ये डायरेक्शन बताएगा किधर लग रही है, यूनिट वेक्टर क्या हमारी डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, जानते ही हो कि लिमिट फोर्स अपॉन Q0, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हमने सीधा सीधा Q/R। ये क्या हो गया आपकी, इसको और हम सिंप्लीफाई करें, दैट मीन्स कि यहाँ पे देखा ना इसके तरफ, अब यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन थी वो किधर थी, इस फोर्स के अलाउंग है, इसके अलाउंग है, इसकी जो पोजीशन है उसके अलाउंग है। ठीक है, इसको और हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं ना कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्या था हमारा, ये है ना। ठीक है, अब ये सॉरी वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R, ये होता है। इसको यहाँ पर रख सकते हो, तो यहाँ जब रखोगे तो यहाँ मिलेगा आपको क्या, E इज इक्वल टू Q अपॉन वेक्टर R स्क्वायर इंटू वेक्टर R अपॉन मॉड। ठीक है, इसको यहाँ रखें हम, तो ये होगा आपका, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन वेक्टर R मॉड Q। ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका, तो ये मिल गया हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने देखा कि दैट मीन्स कि किसी एक पॉइंट चार्ज, एक चार्ज के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की जब फील्ड की बात करें तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले के साथ हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सो क्लियर हुआ, तो हमने देखा कि फील्ड भी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास क्या होती है, एक फिक्स डायरेक्शन होती है। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे दैट मीन्स कि अगर मल्टीपल चार्जेस हों, अगर बहुत सारे चार्जेस हों, तो उनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं आप। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो हमने सिंगल चार्ज के थ्रू देखा, अब हम देखते हैं मल्टीपल चार्जेस के थ्रू। अगर क्या हो, ढेर सारे चार्जेस हों, तो मान लिया कि यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है वो कितने इस बार ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे मान लिया कि एक हमारा ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस से मान लिया कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है आपका Q1, यहाँ पे मान लिया हमारा Q2, इसकी पोजीशन मान लिया हमने R1, इसकी पोजीशन वेक्टर हमने मान ली Q2 की R2, और इसकी हमने मान ली Q3 की R3। ठीक है, ये इनकी पोजीशन वेक्टर थी। अब पूछ रहा है कि इन तीनों मतलब अभी ढेर सारा हो सकता है, मतलब मान लिया कि ढेर सारे हैं, दैट मीन मान लिया, तो अज्यूम करो Q1, तो मान लो कि ढेर सारे हैं। ठीक है, इनके थ्रू पूछ रहा है कि अब बताइए कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे बताना है आपको कि व्हाट विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब तीनों को वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने देखा ना कि मान लिया एक चार्ज था, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया, तो क्या लाए, एक टेस्ट चार्ज लेके आया, और टेस्ट चार्ज के थ्रू देखा कि उस पर कितनी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स एग्जैक्ट लेंथ की, वो ऊपर यूनिट फोर्स क्या थी हमारी, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, इसकी अब यहाँ पे हमने लाते हैं, तो यहाँ पे भी क्या लाएंगे, एक टेस्ट चार्ज छोटा सा लाएंगे। ठीक है,
अब देखो, तो अगर मान लीजिए कि दोनों मतलब कि ये क्या है, सेम साइन के हैं, तो ये इसके वो इधर इधर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इसके तरफ ये होगी, और इसको हमने मान लिया E1, ठीक है। ये किधर लगाएगा, इसको इधर लगाएगा, इसको हमने मान लिया E2, ये इसको किधर लगाएगा, ये लगाएगा इसको इधर, ये हमने मान लिया E3, ठीक है, E3 ऐसा लगाएंगे। मतलब और भी होंगे, जैसे मान लिया यहाँ पे कोई है तो ये इसको लगाएगा, इधर लगाएगा, मान लिया EN, ठीक है, ये ऐसे लगाएंगे। दैट मीन्स कि इसका मतलब कि होगा ये कि P पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज है, P पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगी, नेट फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। हमने तो देखा ना कि ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने पढ़ा होगा, पहले हमने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फोर्स के लिए फाइंड करते तो क्या करते हैं हम, सभी चार्ज के थ्रू जो फोर्स थे उसका हम वेक्टर सम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। तो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेट फील्ड फाइंड करने के लिए, नेट फील्ड जो होगी आपकी, वो होगा आपका क्या, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स। इसके वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड। दैट मीन्स कि यहाँ पे E1 प्लस वेक्टर E2 डॉट 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 कहाँ तक, EN तक, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका वेक्टर सम करने वाले हैं, सो दैट कि हम नेट फील्ड की वैल्यू पा सकें, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये कहानी थी आपके चार्ज के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं चार्ज के कंक्लूजन के बारे में, कि चार्ज एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे इसको। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक जो हमारा सोर्स चार्ज था प्लस Q, ये जो समझ में आ गई ना, इसमें भी क्या करना है, वही वाली कहानी। तो बहुत आसान है, वो कोई टिपिकल नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो हमने देखा था ना कि यहाँ पे अगर मान लिया कि ये डिस्टेंस R है, और इस R डिस्टेंस पे हमने मान लिया, यहाँ पे देखा कि इसकी फील्ड की वैल्यू क्या कितनी थी, मान लिया E थी, ठीक है। तो मान लिया कि इधर हम R डिस्टेंस दूर जाएं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी। मान लिया इसको R1 मान लिया, इधर भी हम मान लिया R1, और एक डिस्टेंस हम यहाँ मानते हैं जिसको बोलते हैं R2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हमने मान लिया R2, इसको मान लिया E2, इसको मान लिया E1। अभी छोड़ो इसको। अब बताइए कि दो क्या इनकी फील्ड यहाँ पे बराबर होगी। तो यहाँ से देखने से नहीं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि R पे फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, R पे डिपेंड कर रही है। मतलब होगा क्या कि यहाँ पे जो ताकत होगी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सॉरी, यहाँ पे जो इसकी ताकत होगी वो क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी। और जितना पास आएंगे तो क्या होगा, उतना ही इसकी ताकत क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और मान लो कि बिल्कुल पास आ गए तो क्या फील्ड कभी इन्फिनिटी हो सकती है, फील्ड कभी इन्फिनिटी हो सकती है, या कभी ज़ीरो हो सकती है। तो फील्ड कभी ना इन्फिनिटी हो सकती है, फील्ड कभी ना ही इन्फिनिटी हो सकती है, ना ही कभी ज़ीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि कभी सेंटर डिस्टेंस क्या हो सकती है, कभी सेंटर डिस्टेंस ज़ीरो हो ही नहीं सकती है। कभी हो सकती है क्या? और हमने ये देखा था ना कि फील्ड जीरो कहाँ पे होगी, तो इनफाइनाइट पे होगी। तो क्या इनफाइनाइट कोई चीज़ है, इनफाइनाइट कोई चीज़ है, नहीं है, है ना। तो क्या होगी ये, मतलब फील्ड भी कभी ज़ीरो नहीं होगी। ये क्या होगी, डिक्रीज होगी लेकिन ज़ीरो नहीं होगी, और कभी इन्फिनिटी नहीं होगी। क्लियर हुआ, ठीक है। और हाँ, तो हमने यहाँ पे थे, ठीक है, इसमें हमने देख लिया। अब मान लिया कि यहाँ से R1 डिस्टेंस यहाँ पे आ गए, R1 डिस्टेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फील्ड होगी क्या E1 के बराबर होगी। सो हाँ, मतलब एक तरह से हम देखें ये कि R1 के बराबर अगर हम ये देखें, एक हम सर्कल बना दें, एक हम स्फेयर, मतलब R1 स्फेयर में, मतलब यहाँ पे पॉइंट चार्ज है और उसकी एक पूरे प्रॉपर स्फेयर में, मतलब उसकी प्रॉपर एक डिस्टेंस में देखें तो हर जगह उस पर, उस सरफेस पे क्या होगी, फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इस टर्म को हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा नंबरिकल लेते हैं कि ताकि इसको हम थोड़ा सा कर सकें, ठीक है। देखें तो एक नंबरिकल हम देखते हैं, ये एनसीईआरटी का नंबरिकल है। मैं इसमें नंबरिकल्स वैल्यू को नहीं पुट करूँगा, सिर्फ हम कंपेयर कर लेंगे इसको, ठीक है ना। बहुत अच्छा है नंबरिकल आपका। एक देखो तो लिखा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ डी। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कहाँ से गिर रहा है, टी डिस्टेंस से गिर रहा है, ठीक है ना। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई। कह रहा है किस में गिर रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गिर रहा है, और किस में, ई में। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ई है। कह रहा है कि जो फिगर इसमें है ये वाला इलेक्ट्रॉन का, जिसमें इलेक्ट्रॉन इसमें गिर रहा है, ये नीचे ऐसे गिर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ।
दूसरा कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। कह रहा है कि हमने क्या किया, सिर्फ इसकी फील्ड को क्या किया, रिवर्स कर दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया। मतलब ई इधर ही है लेकिन सिर्फ क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो गई। इस केस में क्या थी, ऊपर की तरफ थी, इसमें क्या है, नीचे की तरफ है। और यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रोटॉन है जो नीचे यहाँ पे गिर रहा है, कितने डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस डी थी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द, तो यहाँ पे हम ये करेंगे, दैट मीन्स कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम टू फॉल इन ईच केस। सॉरी, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टू फॉल, और कह रहा है कि जो ये चीज हो रही है किस में हो रही है, ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी है। जो फ्री फॉल है किस में है, ये अंडर द ग्रेविटी है। इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा ही है ना कि पहले इसको फोकस करते, दैट मीन्स पहले वाले को। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, हमने इसको m से डिनोट करते हैं, me से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर हुआ, me से डिनोट कर दिया हमने। अब देखिए, तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो जाहिर सी बात है मास होगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी ना, और जब फोर्स लगेगी तो क्या होगा, वो उस किसी बॉडी में जब फोर्स लगती है तो क्या होती है, एक्सेलरेट होती है, और इसके पास मास भी है, तो इसका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, क्या होता है, मतलब कि me इंटू ए होगा कि नहीं होगा, कोई डाउट इसमें। ये किसके थ्रू होगा, इसके मास के थ्रू होगा। और हम देखें तो ये जो फोर्स है, ये किस फोर्स के बराबर होगा, फील्ड किधर है, मतलब ये देख रहे हो कि यहाँ पे नेगेटिव था, ये नेगेटिव, तो क्या होगा, नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, इसको पॉजिटिव इसको खींच रहा होगा, तो ये इसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा ना, इसको फोर्स लगाएगा, उसको नीचे लाएगा। तो ये जो फोर्स, इसके अंदर कौन सी फोर्स लग रही है, तो आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है, इस फील्ड के थ्रू कौन सी फोर्स इसके ऊपर लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो कितनी होगी, तो आपका वही क्या होगा, हमने देखा था ना अभी, जस्ट हमने बताया था आपको कि Q इंटू ई, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई डाउट इसमें, Q इंटू ई। और ये दोनों फोर्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, और यही तो नेट फोर्स था, और यही फोर्स किसके थ्रू लग रही है, इस फील्ड के थ्रू लग रही है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे क्या, me इंटू ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हमने देखा कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन है और आपको डिस्टेंस पता है, तो क्या आप टाइम इसका फाइंड कर लोगे। और ये किस में है, फ्री फॉल अंडर द, किस में है, ग्रेविटी के अंदर है ये। तो ग्रेविटी के अंदर, दैट मीन्स क्या बात करें फ्री फॉल के लिए, तो आपको कुछ याद होगा, न्यूटन सॉरी मोशन के कुछ इक्वेशन याद होंगे आपके, याद है। तो हमने आपको दिया यहाँ पे क्या है कि आपने पढ़ा होगा डी इक्वल्स टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, पता है। अब आपको एक्सेलरेशन पता है, और आपने देखा कि ये फ्री फॉल यहाँ पे था, है ना, ये रेस्ट में था, है ना, फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल मतलब कि यहाँ पे क्या था, रेस्ट में रहा होगा, ठीक है। तो रेस्ट में तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो। जब ये टर्म जीरो हो गया तो डिस्टेंस आपको पता है कितनी, डी दे रखा मैंने, न्यूमेरिकल्स वाली इसलिए हटा दी ताकि कैलकुलेशन में मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आप बस उस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका हाफ, और ये हो गया आपका ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर की बात करें हम, टी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, टू डी अपॉन क्या लिखेंगे इसको, ए लिख सकते हैं इसको। अगर स्क्वायर हटाओ में आता है तो क्या होगा, ये अंडर रूट ये हो गया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो टी इज इक्वल्स टू, तो हमें यहाँ पे मिला टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2d अपॉन, अब ए की वैल्यू रख सकते हैं कहाँ से, यहाँ से रख सकते हैं क्या, ए की वैल्यू यहाँ से अगर हम रखें यहाँ से तो होगा आपका q इंटू ई अपॉन एम इंटू एम ई, ठीक है। इसमें रख देते हैं हम, तो q ई अपॉन एम ई कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ से आपको मिलेगा यहीं रख देते हैं इसको, तो ये होगा आपका टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2d एम इंटू ई अपॉन क्यू इंटू एम ई अपॉन क्यू ई। ये मिल गया टाइम किस में मिल गया आपको, इलेक्ट्रॉन के फॉल होने में, दैट मीन्स उस डी डिस्टेंस में जितना, अब यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसको पुट करोगे तो आपको टी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी केस, कह रहा है कि इसमें क्या कर रहा है कि हमने फील्ड को रिवर्स कर दिया है और प्रोटॉन को इस बार फॉल करा रहे हैं। जब फील्ड को रिवर्स किया तो हम जानते हैं प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव है दैट मीन्स की फील्ड किधर है, नीचे की तरफ है। तो इधर इसको किधर, इसकी फोर्स किधर लग रही है, नेट फोर्स किधर लग रही है, इधर लग रही है। इसमें किधर लग रही थी, इधर ही लग रही थी, ठीक है।
अब देखो तो ये भी किधर है, इसके पास भी तो मास होता है, तो इसको हमने मान लिया कि मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना आपका, हमने मान लिया इसको mp मान लिया, ठीक है। अब इस पे नेट फोर्स जो है आपका एफ नेट कितना है आपका, वो था m इंटू ए, इसको हम AP से डिनोट करते हैं और इसको हमने AE से डिनोट कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, ठीक है। AP क्लियर। अब इसके ऊपर भी तो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। ये यूनिफॉर्म फीड है, ये फीड कौन सी है, यूनिफॉर्म फीड है। यूनिफॉर्म फीड के बीच में यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया, तो उसमें अब फिर से यहाँ पे देखें तो हमने देखा कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू E। Q क्या, यहाँ पे लिखेगा ना इसको, Q इंटू E, इसको Q की जगह रिप्लेस कर सकते हो आप। Q के बराबर क्या आपका इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो Q की जगह यहाँ पे रख सकते हो इसको, Q की जगह यहाँ पे रखो, Q की जगह इलेक्ट्रॉन रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है यहाँ पे। अब देखें इधर, तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हम Q जगह क्या रखेंगे, दैट मीन्स कि प्रोटॉन की वैल्यू रख दें, प्रोटॉन पे चार्ज मतलब होता चार्ज तो बराबर ही है दोनों के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने रख दिया E रख दिया, क्लियर, कोई डाउट इसमें, या इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे रखोगे आप m इंटू AP, तो ये PE, तो AP इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका, तो P प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, क्लियर है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक। अब हमने फिर से वहीं पे दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, T की वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ से रख सकते हैं क्या, ये वाला फॉर्म इक्वेशन, तो यहाँ अंडर रूट क्या था 2D अपॉन A था, तो यहाँ पे एक जगह क्या रखोगे AP ना, AP की वैल्यू रखोगे तो 2D अपॉन आपका AP की वैल्यू कितनी है आपकी, प्रोटॉन E अपॉन, ये फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ऊपर होगा आपका 2D इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन ये होगा, ठीक है। अब हमें किसका मिल गया, दैट मीन्स कि प्रोटॉन के फॉल होने का टाइम मिल गया, और यहाँ से आपको किसका पता था, इलेक्ट्रॉन के टाइम होने का। अब दोनों के बीच का रेशियो फाइंड करेंगे हम, तो मान लिया यहाँ से कि टाइम ऑफ प्रोटॉन टू द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम टू फॉल द प्रोटॉन टू द टाइम टू फॉल द इलेक्ट्रॉन, तो इसको ऊपर रखेंगे यहाँ पे, तो अंडर 2D MP, दैट मीन्स की मास ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या होगा आपको अंडर रूट में है आपका प्रोटॉन पे चार्ज इंटू E, और नीचे क्या होगा आपका 2D मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और E। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, तो हमने देखा ना जो चार्ज की जो वैल्यू होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ कट गया, तो हमें रिलेशन में क्या मिला, दैट मीन्स की टाइम टू फॉल द प्रोटॉन टू द टाइम टू फॉल द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें मिल गया, ठीक है। तो आप दोनों से अलग अलग करके फाइंड कर सकते हो, या ऐसे अपने ऐसे फाइंड कर लो, टेंशन नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू एंड गुड लक।